हिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन क्या है? डाइफेंड हाइड्रामी। ठीक है, तो इसमें क्या है? डाइफेन हाइड्रामी। अब उसके आगे है कि एपनिया। एपनिया क्या है? एपनिया है ये सक्सेशन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, सक्सेशन ऑफ ब्रीदिंग, तो ये सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग कह सकते हैं, कि सेशन ऑफ ब्रीदिंग कह सकते हैं, लेकिन ये एपनिया का है। अब अगला देखते हैं हम। क्या आ गया हमारा अगला? तो इसमें क्या है कि जो वही सिलेक्ट द राइट आंसर। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है डिस्यूरिया। डाइसूरिया का क्या अर्थ है? तो इसका डाइसूरिया का क्या अर्थ है कि रिनल स्टोन है, पेनफुल यूरिनेशन है, या फिर डैमेज हो टू रिनल पेल्विक है, या पेल्विस है, या पंक्चर ऑफ द यूरिनल ब्लड। तो इसका क्या? पेनफुल यूरिनेशन। ठीक है, डिस्यूरिया का पेनफुल यूरिनेशन। फिर है प्लूरल स्पेस से फ्लड को हटाना कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लूरल स्पेस से फ्लड को हटाना। फिर क्या कहलाता है? थोरिसर्टाइसिस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? थोरिसर्टाइसिस। उसके बाद में हम देखते हैं पैकू। पैकू मतलब पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट। एनेस्थीसिया के बाद में जो केयर दी जाती है, केयर इकाई है, उसको कहते हैं पैकू। उसमें सर्वाधिक प्रमुख नर्सिंग कार्य क्या है? नर्सिंग कार्य तो भाई मेंटेनिंग पेशेंट एयरवे का है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क। उसके बाद में देखते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि हीमोडायलिसिस के दौरान, जो हीमोडायलिसिस है उसके दौरान फ्लैंक एंटीकोगुलेंट का प्रयोग होता है। तो किसका होता है? किसी एंटीकोगुलेंट का? हिपेरिन एंटीकोगुलेंट का प्रयोग होता है स्टूडेंट। हीमोडायलिसिस के दौरान हिपेरिन एंटीकोगुलेंट का प्रयोग होता है। तो चलिए हम अगला देखते हैं। तो अगला इसमें है कि जैसे पेप्टिक अल्सर हेतु जिम्मेदार पैथोजन है। तो पेप्टिक अल्सर हेतु जिम्मेदार पैथोजन कौन से हैं? तो जिम्मेदार पैथोजन है इसमें एच पाइलोरी। एच पाइलोरी। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें एच पाइलोरी। उसके अब अगला देखते हैं आंतरिक अवरोध का सर्वाधिक कॉमन कारण है। क्या है कॉमन कारण? यह एडेशन। यह एडेशन स्टूडेंट। ठीक है, फिर देखते हैं हम ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। ट्रू एंड फॉल्स वाले में क्या है कि जैसे पहला है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक टाइप 4 एलर्जिक रिएक्शन है। सही है या गलत है? बिल्कुल सही है स्टूडेंट, की कॉन्टैक्ट जो डर्मेटाइटिस है एक टाइप 4 एलर्जिक रिएक्शन है। फिर दूसरा है क्रेनियल नर्वस संख्या 3 के डिसफंक्शनिंग से बेल्स पैट्सी होती है। ये गलत है स्टूडेंट, ये नहीं होता है। फिर है बीपीएच एक प्रोस्टेट संबंधित विकार है। ये बिल्कुल सही है कि बीपीएच जो होता है वो एक प्रोस्टेट संबंधित विकार है। अब उसके आगे हम देखते हैं कि निम्न का मिलान कीजिए, यानी कि मैच फॉलोइंग्स। तो उसमें देखते हैं एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली स्टूडेंट ये होता है सोमेटोट्रोपिन के द्वारा। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन से रिलेटेड है। फिर एडिशन डिजीज। एडिशन का रोग किससे रिलेटेड है? ये है रिड्यूस्ड कोर्टिसोल। रिड्यूस्ड कोर्टिसोल। फिर है सल्फोनेलयूरिया। सल्फोनेलयूरिया रिलेटेड स्टूडेंट ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग से। ठीक है, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग से। उसके बाद में हम देखते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन स्टूडेंट किससे रिलेटेड है? ये है बीटा सेलो पेंक्रियाज। तो यानी कि ये बीटा सेलो पेंक्रियाज से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? एक्रोमेगाली सोमेटोट्रोपिन से। एडिसन्स डिजीज ये क्या हो गया? ये रिड्यूस कोर्टिसोल हो गया है। सल्फोनिल यूरिया ये किससे हो गया है? ये हो गया ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग से। ठीक है, तो ये है इंसुलिन क्या है? ये है बीटा सेलो पेंक्रियास। तो इसका हो गया BC80। ठीक है, तो ये हम हो गया है। अब हम अगला क्वेश्चन पेपर देखते हैं। हाँ,
अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पेपर है इसका, और ये 2018 में हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर नंबर, एक मिनट। तो चलिए स्टूडेंट, हम हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है ये, तो हम चलो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है कि इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है कि किस स्थिति में अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण उपयोगी नहीं है, तो यानी कि किस में नहीं है ये, पर्निशियस एनीमिया में। पर्निशियस एनीमिया हो जाता है तो उस स्थिति में अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यूजफुल नहीं है। तो ये नहीं है इसमें। फिर अगला है संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको इन्फ्लेमेशन। संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है उसको क्या कहलाता है, उसको इन्फ्लेमेशन। फिर कोल्ड एप्लीकेशन का द्वितीयक प्रभाव यानी सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है स्टूडेंट, ये है। तो अब अगला हम देखते हैं इसमें कि ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो ये क्या है इसमें कि एमआरआई से पूर्व है, यानी कि हमारा इसमें दे रखा है कि जो एमआरआई होती है, एमआरआई एमआरआई से पूर्व नर्स को मरीज से धातु की वस्तु हटा देनी चाहिए। ठीक है, धातु की वस्तु हटा देनी चाहिए। हाँ, ये सही तो है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो श्वसन संबंधी कठिनाई में श्वसन मार्ग को साफ रखने के लिए नर्स द्वारा रोगी को सुपाइन पोजीशन दी जाती है। पोजीशन याद रखिएगा स्टूडेंट, देखिए सही बात ये है। तो सुपाइन पोजीशन कैसे, देखो पोजीशन अलग अलग प्रकार की होती है हमारे। एक पेशेंट को लिटाने की, जैसे बिठाने की, जो भी तो उसमें कई है, तो प्रोन पोजीशन होती है, सुपाइन पोजीशन होती है। ठीक है, सुपाइन मतलब उसको सीधा लेटा दिया जाता है। एक फाउलर्स पोजीशन होती है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी लिथोटोमी पोजीशन होती है एक, ठीक है, मतलब बहुत सारी पोजीशन होती है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा पोजीशंस पे से, तो टाइप कीजिएगा पोजीशन ऑफ द पेशेंट्स। फिर आपको डायग्राम इमेज में जाइएगा और इमेज में देखिएगा आप, अलग अलग तरीके की है, देखने से जल्दी याद होता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि हाँ, इसमें श्वसन संबंधी कठिनाई में श्वसन मार्ग को साफ रखने के नर्स द्वारा रोगी को सुपाइन पोजीशन देनी चाहिए। ये गलत है, ये मतलब सुपाइन पोजीशन है, इसके बारे में मैंने बताया आपको, लेकिन ये सुपाइन पोजीशन इसमें नहीं देनी चाहिए, ये गलत है कथन। ठीक है, फिर है बहुमूत्रता, अत्यधिक प्यास और अत्यधिक भूख मधुमेह के लक्षण, हाँ ये सही है। फिर अगला देते हैं हाइपोनेट्रीमिया में सीरम सोडियम लेवल 145 mEq प्रति लीटर से कम होता है, ये गलत है स्टूडेंट। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि मेस्ताफोलोम्स वाले, तो इसमें है ट्रेक्योसोमी, एम्पाइमा, गैस्ट्रोस्टोमी, हाइड्रोसिल, ये। तो अब इसको हम मैच द फॉलोइंग्स करेंगे। तो इसमें क्या है कि ट्रेक्योस्टोमी, ट्रेक्योस्टोमी मतलब ट्रेकिया, श्वास नली से रिलेटेड। फिर है एम्पाइमा, एम्पाइमा, एम्पाइमा मतलब प्लूरल कैविटी। ठीक है स्टूडेंट, है प्लूरल कैविटी। गैस्ट्रोक्टोमी, गैस्ट्रोक्टोमी मतलब जो स्टोमक से रिलेटेड है। हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल देखो थोड़ी देर पहले अपन ने देखा, तो वो है टेस्टिस से रिलेटेड, वृषण से रिलेटेड। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स। तो मूत्राशय के प्रदाह, प्रदाह को क्या कहलाते हैं, सिस्टाइटिस कहलाते हैं, सिस्टाइटिस कहलाता है स्टूडेंट। मतलब द इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज टर्म्ड एज सिस्टाइटिस। ठीक है, फिर है दूरस्थ इसोफेगस में क्रमांकुंचन की अनुपस्थिति या अप्रभावी होना क्या कहलाता है, ये एक्लेसिया कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, एक्लेसिया कहलाता है।
उसके बाद में हम देखते हैं प्रत्येक श्वसन मार्ग का आयतन क्या कहलाता है, यानी कि द वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रीथ इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, मतलब इन प्रत्येक श्वसन मार्ग का आयतन क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। फिर एल्वियोलस लोब्यूल या फुफ्फुस का कोलेप्स होना क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, एटिलेक्टेसिस कहलाता है, ये एटिलेक्टेसिस कहलाता है स्टूडेंट। तो कोलेप्स ऑफ एन एल्वियोलस लोब्यूल लंग इज कॉल्ड एटलेटेक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब हम छोटी छोटी परिभाषा देख, छोटी मगर इम्पोर्टेंट। अब स्टार्टिंग से हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी से परिभाषाएं देखते हैं। जैसे डेफिनेशन, डिजीज रोग क्या होता है, रोग है शरीर की एक ऐसी अवस्था जिसमें शरीर का एक अथवा अधिक भाग कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, उसे हम रोग कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, फिर है एक है फिर फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, शारीरिक परीक्षण के दौरान सिर से लगाकर अंगूठे तक की जांच। ठीक है, तो इसमें यह हो गया सिर से लगाकर अंगूठे, हेड टू टो। ठीक है, तो अंगूठे तक की जांच। फिर है पेन एंड नर्सिंग। तो क्या है, पेन एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमेनन है जिसे डिफाइन करना मुश्किल है। यह एक पर्सनल एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा पेन का परसेप्शन सेम नहीं होता है। ठीक है, उसके अगला हम देखते हैं स्टूडेंट कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस क्या है, यह एक गाल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन है जो कि दो प्रकार का होता है, कैलकुलस और एकैलकुलस। कैलकुलस मतलब पथरी का बनना है या अन्य किसी कारण से कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होना। एकैलकुलस है किसी इन्फेक्शन की वजह से गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो, गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन हो गया कोलेसिस्टाइटिस। ठीक है, कोलेसिस्टाइटिस क्या हो गया, गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हो गया है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं स्टूडेंट, यह है अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट क्या होता है, कोमा या अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल कोजेज में इसके अगर कोजेज देखते हैं तो कई प्रकार है, जैसे ट्रोमा, वेस्कुलर डिजीज, इन्फेक्शन, मतलब कई तरीके से अगर कोई पेशेंट बेहोशी की हालत में चला जाता है। ठीक है, फिर अगर हम अभी फिर अगला स्टूडेंट देखते हैं डायलिसिस। डायलिसिस क्या है, डायलिसिस है यह रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति के वर्क यानी कि किडनी सही से काम नहीं कर रहे होते या गुर्दे से जुड़े रोगों, लंबे समय से मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप जैसी स्थिति में डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है स्टूडेंट। ठीक है, डायलिसिस वैसे दो प्रकार का होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस व रक्तपूर्ण डायलिसिस। तो मतलब क्या कहला, यानी कि हीमो, तो क्या हो गया ये, अगर किसी व्यक्ति के किडनी सही से काम नहीं कर रही है या गुर्दे से जुड़े रोग, किसी लंबे समय से डायबिटीज़ का रोगी है या हाई बीपी जैसी स्थिति में डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम, अगला है अस्थमा। अस्थमा किसे कहते हैं, तो अस्थमा किसे कहते हैं स्टूडेंट, तो अस्थमा कहते हैं हम, तो अस्थमा है, अस्थमा श्वसन मार्ग की क्रोनिक यानी कि एयरवे की क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है ये, जो कि श्वसन तंत्र की एलर्जन की हाइपर सेंसिटिविटी, म्यूकोसा में एडिमा, अत्यधिक मात्रा में म्यूकोस उत्पादन तथा सांस में तकलीफ से जाना जाता है ये। ठीक है स्टूडेंट, तो अस्थमा किसे कहते हैं, अस्थमा श्वसन मार्ग की क्रोनिक डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो कि श्वसन तंत्र के एलर्जन की हाइपर सेंसिटिविटी, म्यूकोसा में एडिमा, अत्यधिक मात्रा में म्यूकोस उत्पादन तथा सांस में तकलीफ से जाना जाता है ये। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं स्टूडेंट, तो अगला हम देखते हैं न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्या है, निमोनिया है कि फेफड़ों का संक्रमण जो विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा लंग की यानी कि फेफड़ों की पेरेन्काइमा लेयर का इन्फेक्शन है जो मार्क्ड इंक्रीज इंटरस्टिशियल एंड एल्वियोलर फ्लड से एसोसिएटेड होता है स्टूडेंट। ठीक है, मतलब निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है जो विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा लंग की पेरेन्काइमा लेयर का इन्फेक्शन है जो मार्क्ड इंक्रीज इंटरस्टिशियल एंड एल्वियोलर फ्लड से एसोसिएटेड होता है। उसके आगे हम देखते हैं स्टूडेंट,
उसके आगे हम देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर है जीआईटी के आमाशय की म्यूकोसा में गहरे घाव या अल्सर बनने को पेप्टिक अल्सर कहते हैं, जिसका मुख्य कारण क्या है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा द्वारा HCl व पेप्सिन का अत्यधिक स्रावण है ये स्टूडेंट। ठीक है, मतलब पेप्टिक अल्सर क्या है, जीआईटी के आमाशय भाग यानी कि स्टोमक पाइलोरी के रस ड्यूडेनम इसोफेगस की म्यूकोसा में गहरे घाव या अल्सर बनने को पेप्टिक अल्सर कहते हैं, जिसका मुख्य कारण गैस्ट्रिक म्यूकोसा द्वारा HCl एवं पेप्सिन का अत्यधिक स्रावण है। फिर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, ये आगे देखेंगे हम तभी। फिर है पेप्टिक अल्सर हो गया। पेप्टिक अल्सर क्या, जीआईटी के आमाशय भाग की म्यूकोसा में गहरे घाव या अल्सर बनने को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर हम आगे देखते हैं, तो आगे क्या है स्टूडेंट, आगे जैसे हम देखते हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग हो गया, फ्लड इम्बैलेंस यानी कि ज़्यादा इंटेक ज़्यादा या आउटपुट कम हो, अथवा इंटेक कम अथवा आउटपुट ज़्यादा हो तो फ्लड इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, इसमें हाँ ये हो गया। तो ये जैसे फ्लड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या होता है, जैसे कुछ परिभाषाएं जैसे क्या, हाइपोनेट्रीमिया, बॉडी में सोडियम की कमी को हाइपोनेट्रीमिया कह लेते हैं। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया कह लेते हैं। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया। फिर है हाइपोकेलेमिया, पोटेशियम, शरीर में पोटेशियम की कमी, शरीर में पोटेशियम की कमी को हाइपोकेलेमिया कहते हैं। फिर है कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम की पहचान टिटेनी। ठीक है, तो शरीर में हाइपोकैल्सीमिया, तो कैल्सीमिया की पहचान टिटेनी अंगुलियों के पैरों में झंझनाहट, कैल्शियम की कमी से हाइपोकैल्सीमिया रोग हो जाता है, पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलेमिया रोग हो जाता है, और सोडियम की कमी से हाइपोनेट्रीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, फिर होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या है, इन्फ्लेमेशन है कि किसी इंजरी, इन्फेक्शन, केमिकल और फिजिकल एजेंट के प्रति टिश्यूज की तुरंत प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स इन्फ्लेमेशन कहलाती है। यानी कि किसी इंजरी, इन्फेक्शन यानी कि चोट मोच, किसी रसायन, किसी भौतिक कारक के प्रति ऊतकों की तुरंत प्रोटेक्टिव यानी कि सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया इन्फ्लेमेशन कहलाती है। यहाँ पेन, हीट यानी कि दर्द, उष्मा, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट से करेक्टराइज्ड होता है। ठीक है, ये स्टूडेंट क्या हो गया। अब चलिए हम आगे देखते हैं इसमें क्या है कि ऑपरेशन थिएटर मैकेनिज्म। तो जैसे ऑपरेशन थिएटर मैकेनिज्म टेक्निक्स में क्या, ऑपरेशन थिएटर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रखने के लिए, क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ऑपरेटिव टीम को कुछ स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने रहते हैं, जैसे बाय प्रॉपर चेंजिंग, स्क्रबिंग, ड्रेसिंग ऑफ गाउन्स, ग्लोव्स एटसेट्रा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। फिर है तो अब अगले देखते हैं हम COPD। ठीक है, COPD तो COPD में मेडिकल मैनेजमेंट होता है, ये सब होता है, तो COPD को हम देखते हैं। ठीक है, इसके आगे है जैसे अपेंडिक्स। हाँ, अपेंडिक्स का हम देखते हैं, तो अपेंडिक्स में क्या है, एक संकरी अंधनली है जो सीकम से इलियोसिकल वाल्व से के 2 सेंटीमीटर नीचे से निकलती है। सामान्यतः 9 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो राइट इलियक फोसा में स्थित होती है। वर्मी फॉर अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन अपेंडिक्स कहलाता है, जो एक एक्यूट कंडीशन है। तो ये क्या है, एक एक्यूट कंडीशन है। ठीक, मतलब अपेंडिक्स एक संकरी अंधनली है जो सीकम से इलियोसिकल वाल्व के 2 सेंटीमीटर नीचे से निकलती है, और ये सामान्यतः 9 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो राइट इलियक फोसा में स्थित होती है। ठीक है, राइट इलियक फोसा में स्थित होती है ये। और वर्मी फॉर अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन अपेंडिसाइटिस कहलाता है, जो कि एक एक्यूट कंडीशन है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आपको एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं। अपेंडिक्स एक संकरी अंधनली है जो सीकम से इलियोसिकल वाल्व के 2 सेंटीमीटर के नीचे से निकलती, जो इलियोसिकल वाल्व होता है उसके 2 सेंटीमीटर नीचे से निकलती है। ये सामान्यतः 9 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो राइट इलियक फोसा में स्थित होती है।
ठीक है। फिर है वर्मी फॉर अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन अपेंडिसाइट्स कहलाता है, जो कि एक एक्यूट कंडीशन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। लीवर सिरोसिस, इनकी लीवर की क्रोनिक प्रोग्रेसिव बीमारी है, जो कि फिब्रोसिस एंड नोडुल से करेक्टराइज्ड होती है। इनकी लीवर की क्रोनिक प्रोग्रेसिव बीमारी है, जो कि फिब्रोसिस एंड नोडुल्स से करेक्टराइज्ड होती है। ये लीवर में इन्फ्लेमेशन के कारण बनते हैं। ठीक है, और इट इज़ अ अक्यूट कंडीशन, मतलब लीवर की क्रोनिक प्रोग्रेसिव बीमारी है, जो कि फिब्रोसिस एंड नोडुल्स से करेक्टराइज्ड होती है। ठीक है, फाइब्रोसिस एंड नोडुल से करेक्टराइज होती है, और ये लीवर से इन्फ्लेमेशन के कारण बनती है। इट इज़ अ एक्यूट कंडीशन। ठीक है, ये हो गया लीवर सिरोसिस, यानी लीवर की क्रोनिक प्रोग्रेसिव बीमारी, जो कि फाइब्रोसिस नोडुल से करेक्टराइज होती है और लीवर में इन्फ्लेमेशन के कारण बनते हैं। लीवर की एक्यूट कंडीशन है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस एक सिंड्रोम है, जिसमें इंसुलिन के श्रावण या कम प्रभावी होने की स्थिति में शरीर में मेटाबॉलिज्म का असर पड़ता है तथा हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति उत्पन्न होती है। डीएम एक यानी डायबिटीज मेलिटस एक दीर्घावधि मेडिकल बीमारी है तथा यह जीवन भर बनी रहती है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब क्या है कि जो डायबिटीज मेलिटस एक सिंड्रोम है, ठीक है, जिसमें इंसुलिन के स्रावण या कम प्रभावी होने की स्थिति में शरीर में मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है, चयापचय पर असर पड़ता है तथा हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति बन जाती है। ठीक है, फिर क्या है, डायबिटीज मेलिटस एक दीर्घावधि बीमारी है तथा जीवन पर बनी रहती है और इसे नियंत्रित किया जा सकता है। आगे देखते हैं। तो अब अगला देखते हैं। अगला में क्या है, अगला क्या है, प्लूरिसी। में क्या, प्लूरा के इन्फ्लेमेशन को प्लूरिसी कहते हैं। जैसे प्लूरा आउटर कवरिंग ऑफ द लंग्स। प्लूरा क्या होता है, जो लंग आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स का जो आउटर कवरिंग होता है वहाँ प्लूरा होता है। तो प्लूरा के इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, प्लूरिसी कहते हैं। डोट्स क्या है, डोट्स है ट्यूबरकुलोसिस डिजीज, यानी कि टीबी के डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए जो डोट्स डायरेक्टली डोट्स की तकनीक विकसित की, उसे डोट्स कहते हैं। डोट्स का पूरा नाम क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, उसके आगे हम देखें लंग अबेस्कस। क्या है, लंग अबेस्कस एक लंग पेरेन्काइमा का पस कंटेनिंग पार्ट है। लंग अबेस्कस क्या है, एक लंग पेरेन्काइमा का पस कंटेनिंग पार्ट है, जो कि कैविटी बनाता है, और यह कैविटी लंग टिश्यू के नेक्रोसिस होने से बनती है। तो यह कैविटी क्या है, लंग टिश्यू के नेक्रोसिस होने से बनती है, यानी कि लंग अबेस्कस एक लंग पेरेन्काइमा, जो फेफड़ों की जो पेरेन्काइमा होता है उसका उसमें पस बन जाती है, जो पस कंटेनिंग पार्ट है, जो कि कैविटी बना देता है। कैविटी लंग टिश्यू के जो फेफड़ों के जो ऊतक हैं उनके नेक्रोसिस होने से बनती है। ठीक है, सो से बन जाती है लंग वेस्कस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे आगे ब्रोंकियोटेक्सिस। ठीक है, ब्रोंकियोटेक्सिस क्या होता है, ब्रोंकियोटेक्सिस में ब्रोंकियल ट्री या एक से अधिक लार्ज ब्रोंकियाई का एक से अधिक लार्ज ब्रोंकियाई का परमानेंट या इरिवर्सिबल डायलेशन होता है। तो ब्रोंकियोटेक्सिस क्या होता है, एक से अधिक लार्ज ब्रोंकियाई का परमानेंट या इरिवर्सिबल डायलेशन होता है। परमानेंट या इरिवर्सिबल डायलेट, जो कि दो प्रकार के होते हैं, ब्रोंकाइटिस सेकुलर और सिलेंड्रिकल। ठीक है, चलो देखते हैं। फिर है एम्बोलिज्म, यानी कि ब्रोंकियाटिक्सिस देख लिया, क्या है ये, एक से अधिक लार्ज ब्रोंकियाई का परमानेंट या इरिवर्सिबल डायलेशन, यानी कि परमानेंट स्थायी हो जाता है या इरिवर्सिबल होता है, यानी उसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन इसे हमें जा सकता है। फिर है एम्बोलिज्म क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रेवलिंग करते हैं, जो ब्लड है वो वेसल्स के अंदर वाहिनियों के अंदर ट्रेवलिंग करते हुए ब्लड क्लॉट अथवा मैटर पार्टिकल के कारण होने वाला ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो ब्लड वेसल है, रक्त वाहिकाएँ हैं, वाहिनियाँ, उसमें
ब्लड अगर ट्रेवल कर रहा है ब्लड क्लॉट या पार्टिकल के कारण और जबकि उसके बीच में ब्लड क्लॉट है तो उसके कारण होने वाला ऑब्स्ट्रक्शन एम्बोलिज्म कहलाता है। यानी कि हमको रास्ते पे जा रहे हैं और रास्ते में अगर पत्थर पड़ा है और हमें बाधा पहुंच रही है आगे जाने में, तो वो एक प्रकार का एम्बोलिज्म है। इसी प्रकार से अगर रक्त हमारे वाहिनियों में बह रहा है और उसके रास्ते में अगर कोई ब्लड क्लॉट आ गया, मैटर पार्टिकल आ गया, तो उसको स्थिति में उस के कारण जो प्रतिरोध या ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न होता है, बाधा उत्पन्न होती है, उसको एम्बोलिज्म कहते हैं। ठीक है, एम्बोलिज्म किसी का भी हो सकता है, एयर का हो सकता है, फैट एम्बोलिज्म हो सकता है, आर्टीरियल एम्बोलिज्म हो सकता है, हेमोरेजिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव एम्बोलिज्म हो सकता है ये। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम। अगला देखते हैं इसकी डिहाइड्रेशन। बॉडी के टिश्यू एवं सेल्स में पानी की कमी अथवा हानि हो जाने की स्थिति को डिहाइड्रेशन की बॉडी में टिश्यू एवं सेल्स में पानी की ऊतकों एवं कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाती है या पानी की हानि हो जाने को डिहाइड्रेशन कहते हैं। उसके आगे हम देखते हैं एस्काइटिस। एस्केट्स क्या है? एस्केट्स है पेरिटोनियम कैविटी में तरल का एकत्र होना एस्केट्स कहलाता है। ठीक है, तो इसके पेरिटोनियम कैविटी में तरल का एकत्रित होना क्या कहलाता है? एस्केट्स कहलाता है। उसके आगे हम देखते डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन के कम स्रावण से उत्पन्न अवस्था जिसमें किडनी ट्यूबुल द्वारा पानी का पुनः अवशोषण नहीं होता है। तो ये क्या है? डायबिटीज इंसिपिडस पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एडीएच के कम स्रावण से उत्पन्न अवस्था, यानी कि एडीएच का अगर कम स्रावण हो रहा है तो उसके कारण एडीएच का कम स्रावण क्यों हो रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा हो रहा है। ठीक है, एडीएच से उत्पन्न जो अवस्था होती है उससे किडनी ट्यूबुल के द्वारा पानी का पुनः अवशोषण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा एडीएच का कम स्रावण से उत्पन्न जो अवस्था है इसमें किडनी ट्यूबुल द्वारा पानी का पुनः अवशोषण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये हो गया। डायबिटीज इंसिपिडस के मुख्य लक्षण अधिक मात्रा में मूत्र आना और अधिक प्यास लगना। ठीक है, तो जैसे एक प्रकार से हम देख लेते हैं कि अधिक प्यास लगना को क्या कह लेते हैं? पोलीडिप्सिया कहते हैं। अधिक प्यास लगना पोलीडिप्सिया हो जाता है। ठीक है, अब फिर देखते हैं नेफ्रोजेनिक। नेफ्रोजेनिक कब होता है? डिसऑर्डर की सेकंड फॉर्म और एडीएच की कमी के कारण रीनल फेलियर हो जाता है, उसके में नेफ्रोजेनिक स्थिति आ जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेफ्राइटिस। किडनी के नेफ्रॉन भाग में इन्फ्लेमेशन की स्थिति। किडनी के नेफ्रॉन भाग में इन्फ्लेमेशन की स्थिति नेफ्राइटिस कहलाती है। ठीक है, जो किडनी का जो नेफ्रॉन भाग है किडनी का, किडनी के जो नेफ्रॉन भाग है उसमें इन्फ्लेमेशन की स्थिति नेफ्राइटिस कहलाती है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं हम एक्यूट रीनल फेलियर। तो एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है? किडनी के अचानक काम बंद कर देने की स्थिति है, जो ग्लोमेरुलर भाग में रक्त प्रवाह रुकने या ट्यूबुलर डिसफंक्शन की स्थिति है। यानी कि ये जो एक्यूट रीनल फेलियर किडनी अचानक काम करना बंद कर देती है और किस कारण करती है? कि ग्लोमेरुलस भाग में रक्त प्रवाह है, यानी कि ब्लड का जो प्रवाह होता है रुक जाता है या ट्यूबुलर डिसफंक्शन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं हम? एक्यूट रीनल फेलियर। अब अगला में गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या होता है? किसी ऊतक के रक्त सप्लाई रुक जाने की स्थिति में ऊतकों की मृत्यु हो जाने की स्थिति एवं मृत ऊतकों के लिक्विफैक्शन या प्यूट्रीफैक्शन की स्थिति गैंग्रीन है। यानी कि किसी ऊतक के रक्त सप्लाई रुक जाने की स्थिति में, ठीक है, तो क्या है कि किसी ऊतक की रक्त सप्लाई रुक जाने की स्थिति में ऊतकों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, रक्त सप्लाई अगर किसी ऊतक तक नहीं हो रही है तो वहाँ क्या होता है कि ऊतकों की मृत्यु की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और मृत ऊतकों के लिक्विफैक्शन या प्यूट्रीफैक्शन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम सिस्टाइटिस। ठीक है,
सिस्टाइटिस क्या, सिस्टाइटिस इट इज अ इन्फ्लेमेटरी ऑफ यूरिनल ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर का भाग है ये सिस्टाइटिस। ठीक है, सिस्टाइटिस क्या है कि इट इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिन। तो ये कैसे चीज़ है, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब है यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस क्या है, यूरेथ्रा का संक्रमित होना यूरेथ्राइटिस कहलाता है। यूरेथ्रा का संक्रमित होना यूरेथ्राइटिस कहलाता है। मैनेजमेंट ऑफ शोक, शोक को क्या कहते हैं, शोक क्या होता है, शोक यानी कि को इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन के रूप में, यानी इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन के रूप में परिभाषित किया, जो विभिन्न प्रकार के डिसऑर्डर के कारण हो सकता है। ठीक है, सो प्रकार के डिसऑर्डर के कारण हो सकता है और ये शोक को इनएडिक्वेट टिश्यू परफेक्शन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अब अगला पार्किंसन डिजीज। यह लक्षणों का एक समूह है, न कि कोई डिजीज है। इसे पैरालाइसिस एजिटेंस और पार्किंसन सिंड्रोम भी कहा जाता है। वास्तव में यह मस्तिष्क के बेसल गैंग्लियन की डिसऑर्डर है जो कि मसल्स वीकनेस, रिजिडिटी, ट्रीमर, ब्रेडिकाइनेसिया एंड जेट डिस्टर्बेंस से डायग्नोस किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, यह लक्षणों का एक समूह है, न कि कोई डिजीज है, जिसे पैरालिसिस रेजिस्टेंस या पार्किंसन सिंड्रोम भी कहा जाता है। वास्तव में यह मस्तिष्क के बेसल गैंग्लियन की डिसऑर्डर है, बेसल गैंग्लियन के डिसऑर्डर है जो कि मसल्स वीकनेस, रिजिडिटी, ट्रीमर, ब्रेडिकार्डिया एंड गेट डिस्टर्बेंस से डायग्नोस किया जाता है। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क के तो ये क्या है, मेनिंजाइटिस क्या, मस्तिष्क के बाहरी स्तरों का संक्रमण मेनिंजाइटिस कहलाता है, जो मुख्यतः पायमेट्री या अरेक्नाइड स्तर में होता है। हेड इंजरी यानी कि कपाल पर लगी चोट जिससे मस्तिष्क को हल्की या गंभीर क्षति पहुंचती है, हेड इंजरी कहलाती है। यानी कपाल पर लगी चोट जिससे मस्तिष्क को हल्की या गंभीर क्षति पहुंचती है, उसको हेड इंजरी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में है हमारा है अनकॉन्शियसनेस। अचेतन एक ऐसी अवस्था जिसमें मरीज के बाह्य वातावरण के प्रति संवेदना का अभाव होता है। इनके मरीज क्या बाह्य वातावरण के साथ संवेदना नहीं कर पाता है, यानी कि बाह्य वातावरण के प्रति संवेदना का अभाव होता है, वो अचेतन की अवस्था होती है, यानी कि बेहोशी की अवस्था होती है। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है कि आगे एक मिनट मैं देख लेती हूँ कुछ अपना कुछ इम्पोर्टेंट। हाँ, पोस्टूरल ड्रेनेज। तो ये पोस्टूरल ड्रेनेज में रोगी को अलग अलग स्थितियों में रख कर एक या एक से अधिक फेफड़ों के खंडों में स्राव